नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम एक नए शेड्यूल को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एक नए मॉड्यूल को स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछले क्लास में ही हमने क्लास 1 के तहत हड़प्पन सिविलाइजेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो आज हम अपने क्लास 2 में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन टॉपिक के सेकंड पार्ट को कवर करते हैं। पहले पार्ट में हमने ओरिजिन और इसके डिस्कवरी को पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया था। इंपॉर्टेंट साइट्स, कौन कौन से पर्सनालिटीज जो कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ के डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड है, साइट्स और उनके एक्सकवेटर्स, किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का खोज हुआ, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है पीटी के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जनरल फीचर्स ऑफ मैच्योर हड़प्पन। सिविलाइजेशन इस बार जिन जिन कैंडिडेट्स ने पीटी को दिया है, जो 24 मई को हुआ, सबने ये देख ही लिया कि किस तरीके से सिर्फ आपके इस बार के पेपर में सिर्फ आपके डेटा और फैक्ट्स को नहीं पूछा गया, बल्कि डेटा और फैक्ट्स से आप क्या समझते हैं, उससे क्या इंटरप्रिटेशन इवॉल्व होके आता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उभर कर आते हैं, या आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो एनालिटिकल था, नो डाउट। सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं था, बल्कि उससे आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब बात अगर करें कि क्या क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे या नहीं थे, देखिए मिक्स तो हमेशा रहेगा। जो लोग सीरियस तरीके से अगर पढ़ के गए होंगे तो एक टाइम, हाँ शुरुआत में उन्हें जरूर शॉक लगा होगा, लेकिन एक टाइम के बाद में कुछ कुछ क्वेश्चंस को तो वो जरूर अटेम्प्ट कर पाए होंगे और बहुत सारे चीजों को डिराइव भी कर पाए होंगे अगर उनके पास में अगर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग था। एक चीज जो कि यूपीएससी ने के क्वेश्चन पेपर ने इस बार जो प्रूफ कर दिया है वो ये है कि जो आप मार्केट के जो टेक्स्ट बुक्स जो पढ़ते हैं ना, ये जो मार्केट में अवेलेबल होने वाले और खास करके जो कोचिंग के जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, अगर आप इनको पढ़ के और अगर इनके डेटा और फैक्ट के साथ में रहेंगे तो आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया। आपको जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा इंसान चाहिए होगा या फिर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को के बेसिस पे ही पढ़ाए। होता क्या है कि कोचिंग इंडस्ट्री में हम हायर अमाउंट लेने के लिए, अपने पूरे के पूरे फीस को जस्टिफाई करने के लिए हम तरह तरह के, कभी कभार क्लास भी दे रहे हैं, उसके ऊपर से टेक्स्ट बुक भी दे रहे हैं, उसके ऊपर से सपोर्टिंग मटेरियल भी दे रहे हैं। वो अननेसेसरी का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बना दिया। अब उसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैटर्न को पकड़ के हर किसी ने वही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और इस कारण से दिक्कत होता है। अननेसेसरी कि आपके पास में 50 किताब हो जाएंगे, एक ही चीज के लिए 50 किताब हो जाएंगे, 50 आप पोथी को पूरा का पूरा कंपाइल करके रख लेंगे और जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से है, आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। सबके लिए ये एक थोड़ा, कोई बात नहीं, समय के साथ में, टाइम के साथ में हर चीजों में एक एडवांसमेंट होता है। अगर यूपीएससी ने भी बिना बताए और खास करके बिना अपने सिलेबस को चेंज किए अगर क्वेश्चंस को अगर इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने कमी को देखना चाहिए कि हाँ हमारा प्रिपरेशन कहाँ से लैग कर रहा है और आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहिए। ऑब्वियसली थोड़ा शॉक उनके लिए जरूर होगा जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, बट नॉनदलेस अगर वो लास्ट अटेम्प्ट में भी अगर होंगे और अगर शुरुआत से अगर वो बेहतर तरीके से अगर प्रिपेयर करते हुए आ रहे होंगे तो उनके पास तो एबिलिटी ज्यादा होगा कि वो इस चीज को डील कर सके। ठीक है, तो चलिए जो पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से क्लासेस चलेंगे, उन्हीं चीजों को सिर्फ आप नोट करते हुए चलिए। अननेसेसरी के डेटा को इकट्ठा करके और अननेसेसरी के पॉइंट्स को इकट्ठा करके अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालिए। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स ही आपको
अंडरस्टैंडिंग देंगे, उसको पढ़ना समझाना या फिर पढ़ाने समझाने वाला, और उसको बैठ के रिवाइज एंड रीराइट करते रहे, यही तरीका है। तो टॉपिक है हमारा जनरल फीचर्स ऑफ द मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको भी हम 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरीके से इस टॉपिक्स को पूरा हमें तैयार करना होगा। सबसे पहला होता है कैरेक्टर ऑफ अर्बनिज्म। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टर था अर्बनिज्म का, वो किस प्रकार का था। अर्बनाइजेशन होता है इमर्जेंस ऑफ सिटी और अर्बनिज्म होता है फॉर्म ऑफ सिटी। तो हमें बेसिकली फॉर्म ऑफ सिटी देखना है कि किस प्रकार के सिटी थे, क्या ये प्राइमरी थे, सेकेंडरी थे, टर्शियरी थे, किस प्रकार के। तो इसमें हमें देखने को मिलता है अर्बन एंड रूरल इंटरेक्शन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ अर्बन सेंटर्स नहीं थे बल्कि रूरल सेंटर्स भी थे, और ज्यादातर रूरल सेंटर्स ही थे। हमें फिर इंपॉर्टेंट इसके टाउन प्लानिंग को देखना है, किस तरीके से टाउन प्लानिंग को किया गया था। और जो तीसरा सब पॉइंट होगा वो होगा इसके इंपॉर्टेंट साइट्स। तो इंपॉर्टेंट साइट्स में ही हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके टाउन प्लानिंग को, और जो साइट्स थे वो किस प्रकार के साइट्स थे, क्या वो क्राफ्ट से रिलेटेड थे या कोई अर्बन, सिर्फ और सिर्फ अर्बन सेंटर थे जहां से कि सेकेंडरी या प्राइमरी चीजों को इंपोर्ट किया जाता था और वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसे इंप्लीमेंट किया जाता था, ना कि किसी प्रकार का वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था। तो ये देखना है हमें कैरेक्टर ऑफ अर्बनिज्म में। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस पैटर्न एंड फीचर, पैटर्न एंड फीचर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि लोग आखिर कैसे जीते थे, जीने के लिए क्या किन किन माध्यम का वो इस्तेमाल करते थे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके साथ साथ में हंटिंग भी था, ऐसा नहीं था कि वहां के लोग हंटिंग नहीं किया करते थे। तो ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलता है। हड़प्पन क्राफ्ट, हड़प्पन क्राफ्ट और ट्रेड। इससे पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्ट नहीं पूछा गया, फैक्ट को आपको दिया गया और उस फैक्ट में से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डिराइव करना था। और फिर आ जाता है हड़प्पन सोसाइटी, कि हड़प्पन सोसाइटी का क्या पैटर्न था या क्या फीचर था। इसमें हमें हड़प्पन पीपल, उनके लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, और उनके रिलीजियस एंड फ्यूनरी प्रैक्टिसेस को पढ़ना है। रिलीजियस एंड प्रैक्टिसेस। तो ये है, इस तरीके से हमें अपने एग्जाम के लिए मैच्योर हड़प्पन को बेसिक 3 सब फैक्टर्स में बांटना है, कैरेक्टर ऑफ अर्बनिज्म, सबसिस्टेंस पैटर्न एंड फीचर्स और हड़प्पन सोसाइटी। इसके भी फिर फर्दर सब पॉइंट्स आते हैं कि उसमें आखिर हमें पढ़ना क्या है। ये है पूरा अर्बन रूरल इंटरेक्शन, टाउन प्लानिंग, इंपॉर्टेंट साइट्स, एग्रीकल्चर, हड़प्पन क्राफ्ट, ट्रेड, हड़प्पन पीपल, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट और रिलीजियस एंड फ्यूनरी प्रैक्टिसेस। चलिए अब एक एक करके इसे हम इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स हैं और क्या इनसे हम समझते हैं उसको, उसका नोट्स और उसे समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको लिखवाते जाता हूं, जिस तरीके से मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं या कभी कभार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ उनको नोट डाउन करते हुए चलिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जब सही समय आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी और
सारी चीजें आपके साथ शेयर भी करूंगा कि किस तरीके से क्या करना है। बस अननेसेसरी के चीजों को इकट्ठा मत कीजिए अपने लाइफ में। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टर ऑफ अर्बनिज्म, जिसको हम पहला पॉइंट मान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है, हमें प्रेजेंस ऑफ बोथ क्या टाउन्स या फिर सिटीज एंड विलेजेस, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में दोनों देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर हम एक अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं तो वहां पर कोई भी विलेज या फिर रूरल साइट नहीं थे। ये आपका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमें यहाँ पर अर्बन और रूरल इंटरेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इंटर ट्रेड भी है और हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इंट्रा ट्रेड भी है। इंटर ट्रेड का मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में, तो इंटर हो गया, और इंट्रा का मतलब विद इन द हड़प्पन सिटीज जितने भी थे, जितने भी सेंटर्स थे, उनके बीच में भी ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, इसका कैसे हमें एविडेंस मिलता है कि जो हड़प्पन क्राफ्ट जो थे वो हमें कई सारे विलेज साइट्स पे देखने को मिलते हैं। हड़प्पन क्राफ्ट्स were found at many villages, हड़प्पन विलेजेस। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है टाउन प्लानिंग से रिलेटेड। जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाउन प्लानिंग से रिलेटेड। अर्लियर नोशंस और अर्लियर डिस्कवरी में ये माना जाता था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे, और खास करके जैसे मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया गया, हड़प्पा को एक्सकवेट किया गया, तो यहाँ पर एक ग्रिड सिस्टम था, यानी कि यहाँ के जो स्ट्रीट्स जो थे वो ग्रिड सिस्टम पे थे, यानी कि ऐसे चल रहे हैं और एक मेन लेन होगा और एक जो साइड लेन होगा वो इस तरीके से कटेगा, और कहा जाता था कि ये ग्रिड सिस्टम है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते थे इस तरीके से। लेकिन जब अभी हम रिसेंट रिसर्च में देखते हैं और जब हम इसे और भी क्लोजली एनालाइज करते हैं तो ये पाया जाता है कि कोई एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम नहीं था। ठीक है, नो परफेक्ट ग्रिड सिस्टम। कोई भी परफेक्ट ग्रिड सिस्टम नहीं कहा जाता है। ठीक है, पहले के नोशन में हमें था कि पूरे के पूरे जो साइट्स होंगे वो कंप्लीटली ग्रिड पैटर्न के ऊपर बेस्ड थे। अर्लियर नोशन है ये ध्यान रखना, अर्लियर नोशन ग्रिड पैटर्न पे है और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। पर अब ये जो है इसे नहीं माना जाता है, कोई भी हमें परफेक्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। नए थ्योरीज में हम ये पाते हैं, नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, यानी कि जो रोड्स होंगे वो जरूरी नहीं है, कभी कभार हल्का सा टिल्ट भी होगा, कभी कभार हल्के से एंगल बेंट भी होंगे। ऐसा नहीं था कि हमेशा एब्सोल्युटली स्ट्रेट ही हुआ करते थे। नॉट ऑलवेज क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल्स पे नहीं किया करते थे। एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा कि उसमें अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक कैच है कि आपको समझना है कि ये पूरा प्रॉपर 90 डिग्री नहीं है, 89 डिग्री हो सकता है, या हर साइड्स पे हमें
जब आप उसके अगर फिजिकल लेआउट को अगर देखेंगे, अगर आप स्कॉलर्स के टेक्स्ट बुक या फिर आर्कियोलॉजिकल डेटा को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वो हमेशा 90 डिग्री पे नहीं है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। टाउन प्लानिंग के अदर फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, इसी के अब नेक्स्ट पॉइंट को मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो नो स्ट्रिक्ट कोरिलेशन between level of planning and size of sites। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर साइट्स अगर बड़े होंगे तो उनका प्लानिंग ज्यादा बेहतर होगा, और साइट्स अगर छोटे हैं तो उनका जो प्लानिंग होगा वो कम सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि इसको फिर से मैं समझा देता हूं, नो स्ट्रिक्ट कोरिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ प्लानिंग एंड साइज ऑफ साइट्स। अगर लार्जर साइट्स है, ठीक है, अगर लार्जर साइट है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो लार्जर साइट विल हैव बेटर प्लानिंग। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये चीज होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये क्रॉस का मार्क है, कोई भी बीच से अगर देख रहा है तो इससे कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे इसके एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलता है कि लोथल जो एक साइट है और दूसरी तरफ कालीबंगन जो साइट है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में। लोथल जो है वो स्मॉलर साइट है, यानी कि अपने साइज में छोटा है, और ये जो इसके कंपैरिजन में ही कालीबंगन जो है वो लार्जर है। लेकिन हमें यहां पर हाई प्लानिंग देखने को मिलता है और कालीबंगन में लेस प्लानिंग देखने को हमें मिलता है। इस बात को आप सभी ध्यान में रखेंगे। आपसे फिर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एनालिटिकल फॉर्म में, इसको एकदम ध्यान से रख लेना। ठीक है, तो कोई कोरिलेशन नहीं है कि अगर बड़े टाउन अगर होंगे या बड़े अगर साइट है तो उसमें ज्यादा प्लानिंग देखने को मिलेगा। उसका एग्जाम्पल क्या है आप कभी हमेशा याद रखेंगे, लोथल और कालीबंगन का। फिर जो है डिसिमिलर लेआउट, यानी कि साइट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हड़प्पन जो साइट्स हैं उनमें हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलता है कि अगर जैसा प्लानिंग हड़प्पा में किया गया है, जैसा प्लानिंग मोहनजोदारो में किया गया है, जैसा प्लानिंग कालीबंगन में किया गया है, उससे डिफरेंट प्लानिंग आपको देखने मिलेगा लोथल में, और उससे भी डिफरेंट प्लानिंग देखने को आपको मिलेगा धोलावीरा में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एनसीईआरटी में उसमें लिखा हुआ है, आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्लास 12 के चैप्टर को तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदारो के बारे में बताया हुआ, और उसमें दिखा दिया गया है कि देयर इज, उसमें दो पार्ट में सिविलाइजेशन जो था वो डिवाइडेड था। एक वेस्टर्न पार्ट होता है और एक ईस्टर्न पार्ट होता है। वेस्टर्न पार्ट जो था वो हायर पे था और जो ईस्टर्न पार्ट था वो लोअर पे था। जो हायर पे था वो छोटा था और जो लोअर पे था वो लार्जर इन साइज। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मोहनजोदारो का अगर ये फीचर है तो सारे के सारे हड़प्पन साइट्स का एक ही फीचर है। हमें डिसिमिलैरिटी इन लेआउट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड कालीबंगन, इन सभी में हम क्या पाते हैं कि
टाउन्स जो थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, वेस्टर्न जिसे कि सिटाडेल भी कहा जाता है, ये हायर था एंड स्मॉलर इन साइज, और जो ईस्टर्न पार्ट था जिसे कि लोअर टाउन कहा जाता है, ये लोअर हुआ करता था एंड लार्जर इन साइज। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी स्ट्रिक्ट कोरिलेशन नहीं है, लार्जेस्ट जरूरी नहीं है कि बड़ा साइट हो तो उसमें ज्यादा डिग्री ऑफ प्लानिंग हमें देखने को मिलेगा, और डिसिमिलर लेआउट है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन में हमें सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में देखने को मिलता है, वेस्टर्न ईस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट को सिटाडेल भी कहा जाता है क्योंकि वहां पे एक रेस प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ये हायर हुआ करते थे बट स्मॉलर इन साइज। ईस्टर्न जो था वो लोअर टाउन था, ये वेस्टर्न माउंट के कंपैरिजन में लोअर लेवल पर रहेंगे पर ये लार्जर इन साइज हुआ करते थे। ठीक है, उसी तरीके से डिसिमिलर लेआउट का जो दूसरा एग्जांपल है वो है लोथल और सुरकोतादा। लोथल एंड सुरकोतादा के दोनों साइड जो हैं वो गुजरात में हैं। इनमें वेस्टर्न और ईस्टर्न में कोई सेपरेशन नहीं था। वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में हमें कोई भी सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है। जरा मैं इसका चेंज कर लूं, इसका इंक जो है वो खत्म हो रहा है, मैं दूसरे इंक का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, लोथल और सुरकोतादा में जिसमें हमें कोई भी सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, और वही तीसरा है धोलावीरा। धोलावीरा जिसमें कि दो पार्ट में ना होकर तीन पार्ट्स में टाउन जो थे वो डिवाइडेड थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक सिटाडेल होता है, एक मिडिल टाउन होता है, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। इस बात को ध्यान रखना। वी हैव डिसिमिलर लेआउट। मोहनजोदारो हड़प्पा दो पार्ट में बटा हुआ है, लोथल और सुरकोतादा में कोई सेपरेशन नहीं है दोनों साइड में, और धोलावीरा में तीन पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, सिटाडेल है, एक मिडिल टाउन भी है और एक लोअर टाउन भी है। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट डाउन करते हुए चलिए। अब आ जाते हैं विलेजेस के बारे में। अगर हम बात करें विलेजेस, तो विलेजेस में जो जनरली जो हाउसेस थे वो मड ब्रिक से बने हुए थे, मेड ऑफ मड ब्रिक्स, मेड ऑफ मड ब्रिक्स। वहीं जो सिटीज में जो थे, सिटीज के जो वॉल्स, जो घर या जो वॉल्स जो बने हुए होते थे वो सन ड्राइड एंड बर्न्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। ठीक है, विलेजेस के जो हमें हाउसेस जो देखने को मिलते हैं वो मड ब्रिक्स के बने हुए थे, सिटीज में जो हाउसेस होते हैं वो सन ड्राइड और बर्न्ड ब्रिक्स के बने हुए होते हैं। फिर से डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में कुछ जगह पे हमें ऐसे ब्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मड ब्रिक्स हो या फिर बर्न्ड ब्रिक्स हो। तो गुजरात यानी कि कच्छ और सौराष्ट्र जैसे रीजन में हमें स्टोन का यूज देखने को मिलता है, यूज ऑफ स्टोन्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस। ठीक है,
इसका जो सबसे प्रोमिनेंट जो एग्जांपल है वो हमें मिलता है धोलावीरा में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टोन फोर्टिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग स्टोन फोर्टिफिकेशन, ठीक है, और स्टोन के पिलर्स भी हमें मिलते हैं, एंड स्टोन पिलर्स। तो इस चीज को याद रखना है कि ढोला क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हमें डिफरेंट, तो इससे क्या देखने को मिलता है, अगर इसे जनरलाइज करने का कोशिश करें तो वो है डाइवर्सिटी इन यूज ऑफ मटेरियल। अगर डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है तो वहां पे जो प्राइमरी जो मटेरियल्स का भी जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस प्रकार के बॉन्ड स्टाइल, यानी कि ब्रिक्स को जो ले करने का जो तरीका था वो कैसा था, तो वो था, उसे कहा जाता है इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। ईंट का जो भी हम ईंटों जो घर बनाने के लिए जो ईंट का जो इस्तेमाल होता है उसका एक हेडर होता है और एक फुटर सर्विस होता है। तो किस तरीके से हम ले कर रहे हैं कि जैसे आपने ईंट लिया तो एक को पहले आपने ऐसे लगाया और फिर दूसरे को ऐसे लगाया, फिर आपने ऐसे लगाया, फिर आपने ऐसे लगाया, फिर आपने ऐसे लगाया, फिर आपने इस तरीके से ऐसे लगाया। तो एक बार जो चौड़ा वाला जो साइड है और एक बार जो आपको जो लंबा वाला जो साइड है वो आते जा रहा है, इस तरीके से करके लगाया जाता था। इससे दीवार जो है वो काफी मजबूत हुआ करता था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। आपको नाम याद रखना है कि इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, और ये क्या दिखाता है, ये सभी चीजें किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया है जो कि जिसमें पूछा गया है कि हड़प्पा के इंजीनियरिंग स्किल के बारे में। तो ये क्या है, ये सारा का सारा हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंजीनियरिंग स्किल को ही तो रिफ्लेक्ट करता है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, ब्रिक्स का क्या एक साइज होना चाहिए। अगर आप स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्टोन को कैसे ग्राइंड करना चाहिए, उसे पॉलिश करना चाहिए। अगर आप दीवार को खड़ा कर रहे हैं तो आपके पास ये नॉलेज है कि दीवार को कितने हाइट तक खड़ा करना पड़ेगा, किस तरीके से खड़ा करना पड़ेगा ताकि दीवार जो है वो मजबूत रहे। और इवन उस टाइम में दीवार जो खड़ा किया गया था वो आज तक जब हम एक्सकवेशन करते हैं, जब वो मिट्टी के नीचे जा चुके हैं, तब भी जो वो वॉल्स जो हैं वो हमें इंटैक्ट दिखाई देते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग डन इन द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो इसे याद रखिए। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कि पुलों का या हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत होता है कि वो सिर्फ एक बारिश के मेहमान होते हैं। उतने सालों पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बनाए गए वो आज तक टिके हुए हैं। हम उन्हें एक्सकवेट करके खोज रहे हैं तब भी वो इंटैक्ट पड़े हुए हैं। और आज के डेट में जो रोड नाली या फिर जो भी चीज बनते हैं वो सिर्फ कुछ दिन के मेहमान के लिए होते हैं कि बस 5 मिनट का बारिश आए और वो बह के चला जाएगा ताकि फिर से नया टेंडर निकाला जाए। तो ये भी दिखाता है कि आज प्रेजेंट सोसाइटी कितनी करप्शन फुल है और उस टाइम की सोसाइटी कितनी करप्शन लेस थी। ये भी एक सिग्निफिकेंस आता है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें सोसाइटी का हमारा जो प्रेजेंट जिस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम जो चलता है, सिर्फ पैसा बनाने और पैसा खाने के ऊपर से फोकस किया जाता है। फिर आ जाते हैं ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स का हम बात कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म साइज देखने को मिलता है। यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, 7 क्रॉस 14 क्रॉस 28 सेंटीमीटर। ये था हाउसेस के लिए, यानी कि जो दीवार था उसका थिकनेस
ये था इसका विड्थ और ये था इसका हाइट, जो हाउसेस के लिए होते थे। और जो सिटी के जो वॉल्स हुआ करते थे वो 10 क्रॉस 20 क्रॉस 40 सेंटीमीटर्स, जो सिटी के जो वॉल्स हुआ करते थे उनका डायमेंशन ये हुआ करता था। तो यहां से एक हमें आइडेंटिकल रेशियो देखने को मिलता है, आइडेंटिकल रेशियो, और वो रेशियो क्या है, 1:2:4। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ हड़प्पन इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर हमें जब हम हाउसेस को देखते हैं तो हमें सेपरेट बेडिंग एंड टॉयलेट एरियाज, सेपरेट बेडिंग एंड टॉयलेट एरियाज हमें देखने को मिलता है। हमें वेल लेड आउट स्ट्रीट्स, वेल लेड आउट स्ट्रीट्स और साइड लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। साइड लेन्स आर फाउंड। efficient and well managed, well planned या फिर managed हमें ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है। मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम और वाटर हार्वेस्टिंग भी हमें देखने को मिलता है। इसके हमें इलाबोरेट अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल, तो हमें वेल्स एंड रिजर्वॉयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें वेल्स एंड रिजर्वॉयर देखने को मिलते हैं। जैसे वेल्स हमें सबसे ज्यादा कहां पे फाउंड किया जाता है, मोहनजोदारो में। रिजर्वॉयर का सबसे अच्छा एग्जांपल कहां पे है, तो ढोलावीरा। ठीक है, तो ये था इस तरीके से इसका पूरा का पूरा एक जो टाउन प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी हमें इंपॉर्टेंट जनरल फीचर्स जो हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैच्योर फेजेस में। याद रखिएगा ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें मैच्योर फेज में देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इस बार के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से आता है कि एंशिएंट इंडिया में होने वाले इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर यूपीएससी का ज्यादातर और खास करके नजर है। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस रखना, इन पॉइंट्स को छोड़ना मत। जितने भी जनरल पॉइंट्स लिखा रहा हूं उनको समझते चलेंगे। ठीक है, तो ये सभी नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंपॉर्टेंट साइट्स। अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, साइट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला साइट है मोहनजोदारो, जो कि सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट अलोंग द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। यहां पर हमें दो माउंट्स देखने को मिलते हैं। पूरा का पूरा साइट जो है वो दो माउंट्स में है। पहला वेस्टर्न माउंट, वेस्टर्न माउंट जो कि हायर है एंड स्मॉलर है, हायर एंड स्मॉलर। और जो ईस्टर्न माउंट है, ईस्टर्न माउंट लोअर एंड लार्जर, लोअर एंड लार्जर। ठीक है,
यही के जो वेस्टर्न पार्ट को भी समटाइम्स सिटाडल भी कहा जाता है, यहीं पे जो हाईएस्ट पॉइंट है। और इसी सिटाडल में हमें ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट और असेंबली हॉल देखने को मिलता है। असेंबली हॉल जो कि स्क्वायर इन शेप है, और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जितने भी आर्किटेक्चरल चीजों को बनाया गया है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हड़प्पन इंजीनियरिंग स्किल, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ हड़प्पन साइंटिफिक स्किल्स। ठीक है, इसे याद रखना। जो ग्रेट बाथ जो है, ये वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ हड़प्पन इंजीनियरिंग स्किल है, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड, किस चीज का? वाटर प्रूफिंग का। इस बात को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वन ऑफ ग्रेट बात जो है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल इन द, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। किस पॉइंट को लेकर? वाटर प्रूफिंग को लेकर। ठीक है, तो ये है मोहेनजोदारो। इंडस रिवर दो माउंट्स में बटा हुआ है, वेस्टर्न माउंट, ईस्टर्न माउंट। और इस वेस्टर्न माउंट में ही जो सिटाडल है उसमें हमें ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट और असेंबली हॉल, ये सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो साइट है वो है चान्हू दारो, साइट नंबर बी, चान्हू दारो। ये भी पाकिस्तान में ही लोकेटेड एक साइट है, और ये सिंगल माउंट साइट है। इसमें हमें मल्टीपल माउंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। सिंगल माउंट साइट with no fortification, diversity in architectural pattern। ठीक है, डाइवर्सिटी याद रखिएगा। और ये बेसिकली बीड मेकिंग के लिए जाना जाता था। बीड, सेंटर फॉर क्राफ्ट एक्टिविटी। ठीक है, याद रखना इन सब चीजों को, चान्हू दारो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर आ जाता है जो नेक्स्ट साइट है वो है हड़प्पा। बैंक्स ऑफ रावी रिवर, इस बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इन सब के जो एंशिएंट जो नाम थे, एंशिएंट टाइम में, खास करके ऋग्वेद में इन्हें किस नाम से, वैदिक लिटरेचर में इन्हें किस नाम से रेफर किया जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बैंक्स ऑफ रावी रिवर। ठीक है, यहाँ पर जो ये भी दो पार्ट में ही था। यहाँ पे जो सिटाडेल था उसका जो हमें एक डिजाइन देखने को मिलता है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट साइट कालीबंगन। ये फेमस था, इसका जो नाम पड़ा वो यहाँ पे मिले हुए ब्लैक बैंगल्स के नाम से था। ठीक है, याद रखना इसका जो लिटरल मीनिंग है इस साइट का वो है ब्लैक बैंगल्स। बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर, के अलॉन्ग ये सिचुएटेड है राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट।
याद रखना, राजस्थान का ही है, एक साइट है। बोथ लोअर एंड अपर टाउन वेयर फोर्टिफाइड। इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। हमें वेस्टर्न माउंड में ही वेस्टर्न माउंड में हमें फायर एल्टर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सैक्रिफिशियल पिट्स, कि जिसे हिंदी में हम हवन कुंड के नाम से दिखाते हैं। तो यहां पर एक पॉसिबल रिलीजियस सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अ पॉसिबल रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कालीबंगन का जो साइट है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बेंगल, मैंने जैसे कि इसका साइट का नाम ही है बंगन के हिसाब से, तो ये बैंगल मेकिंग के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट साइट हुआ करता था, और ये ब्लैक बैंगल्स ज्यादातर हुआ करते थे। इसके अलावा हमें आइवरी कॉम्ब, टेराकोटा के हॉर्न फिगर्स, कॉपर में बने हुए बुल के जो इमेजेस जो होते हैं, जो सील्स होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे के कॉम्ब आइवरी कॉम्ब, कॉपर, बफेलो या हमें बुल देखने को मिलता है, और टेराकोटा का, चिकनी मिट्टी को जला के जो इमेजेस जो बनाए जाते हैं, टेराकोटा के हमें हॉर्न्ड डीटी के फिगर्स मिलते हैं। या डीटी नहीं भी आप कह सकते हैं, हमें हॉर्न फिगर्स दिखाई देते हैं। आइवरी कॉम, कॉपर के बुल, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है जहां पे हमें न्यूमरस एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कालीबंगन में। इसके बाद आ जाता है बनावली, जो कि हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। बनावली जो कि हरियाणा में है, कहां पर, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें हमें गोल्ड के एविडेंसेस मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ प्लॉ, टेराकोटा मॉडल ऑफ ए प्लॉ, और एविडेंस ऑफ फायर एल्टर्स। याद रखना, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, हमें कालीबंगन में प्लॉड फील्ड के एग्जाम्पल मिलते हैं, यानी कि खेतों की जो जुताई जो किया जाता है, फावड़े का जो इस्तेमाल करके जो जुताई किया जाता है, उसके एविडेंस हमें कालीबंगन में मिलते हैं, प्लॉड फील्ड के एग्जाम्पल। और टेराकोटा मॉडल ऑफ अ प्लॉ का जो एविडेंस जो हमें मिलता है, वो कहां से मिलता है, बनावली, हरियाणा से मिलता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। राखीगढ़ी, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि ये भी हरियाणा में ही है, ठीक है। हमें यहां पे हमें सीटाडेल माउंट दिखते हैं, सीटाडेल के माउंट हैं, मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन। आज भी अगर आप इस साइट पे जाएंगे तो आपको ये वहां पे फेमसली दिखाई दे सकता है। आप अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप, और खास करके राखीगढ़ी के म्यूजियम पे आप जा सकते हैं। इंडिया का ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एक्सकवेटेड साइट है। फोर्टिफिकेशन, एविडेंस ऑफ आइवरी एंड बोन वर्क।
आइवरी एंड बोन वर्क, ये सारे जो हैं हमें दिखाई देते हैं राखी गढ़ी में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको जरूर लिखते हुए चलिए। इसके अलावा और भी साइट्स हैं, जैसे हरियाणा में ही खासकर ज्यादा साइट्स को भी एक्सकवेट किया जा रहा है। ठीक है, भिराना, भिराना ये भी जो साइट है ये भी हरियाणा में ही है। स्टेट पीसीएस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी के लिए तो है ही। हमें यहाँ पे मल्टी रूम हाउस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। मल्टी रूम हाउस कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर तंदूर, या चूल्हा हमें देखने को मिलता है। मल्टी रूम हाउस कॉम्प्लेक्स एक तरीके से ये क्या दिखाता है, ये भी इस बार के यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिएगा जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले क्वेश्चन को उठाइए तो पॉइंट नंबर 3 में पूछा गया है मल्टी रूम हाउस कॉम्प्लेक्स, यानी कि सोसाइटी में एक रिचनेस आ रहा था। रिचनेस के साथ साथ में, और जब रिचनेस होता है तो क्या होता है, क्लास का डिवीजन होता है कि कुछ लोगों के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जब वेल्थ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो उस चीज को अपने लाइफस्टाइल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी के पास एक रूम है, किसी के पास में मल्टीपल रूम है, बड़ा एक कोर्टयार्ड है, उसमें कई सारे सेपरेट टॉयलेट एंड बाथरूम एरिया है। सिविक सेंस को भी ये रिफ्लेक्ट करता है, इंजीनियरिंग स्किल को भी रिफ्लेक्ट करता है, बट साथ साथ में क्लास डिफरेंशिएशन को भी ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, फरमाना भी एक जो साइट है ये भी हरियाणा में ही है, और ये साइट फेमस है अपने बोटानिकल रिमेन्स के लिए, फेमस फॉर बोटानिकल रिमेन्स, यानी कि कई सारे हमें फेमस फॉर बोटानिकल रिमेन्स के लिए जाना है। हमें प्लांट्स के जैसे राइस, वीट, मिलेट्स, पी, चिकपी, बहुत सारे टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हमें एविडेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरे के पूरे हरियाणा में होने वाली जो इंपॉर्टेंट साइट्स है। इसके अलावा 2 साइट्स और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक है लोथल और दूसरा है धोलावीरा। ठीक है, लोथल, जब भी मैं स्टेट्स या रिवर बैंक्स के बारे में जब नाम बताता हूं तो उसे भी स्किप मत कीजिएगा, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, साबरमती और बोगाबो रिवर्स के बैंक के अलॉन्ग ये सिचुएटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे है, गुजरात में, सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने आपको बताया था कि इस साइट का जो प्लानिंग है यानी कि जो लेआउट है वो बाकी सारे साइट से कंप्लीटली डिफरेंट है, यानी कि एक ही हमें साइट देखने को मिलता है, इसमें कोई लोअर माउंट या अपर माउंट जैसे कोई सिचुएशन नहीं है। एक ही साइट है और एक ही साइट को एक लार्जर फोर्टिफिकेशन से कवर किया गया है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखना। लोथल ही एक ऐसा साइट हमें देखने को मिलता है जिसमें डिवीजन नहीं है। इसका जो एक्सकेवेटर थे यानी कि जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एक्सकेवेट किया था वो थे SR राव, और इस साइट में जो सिटाडेल पार्ट था यानी कि जो हायर पार्ट था उसे सिटाडेल ना कह के उसका नाम दिया था उन्होंने एक्रोपोलिस।
तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो इनके एक्सकवेटर थे, सिटाडल को ही एक्रोपोलिस के नाम से कहा जाता है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि एक्रोपोलिस क्या है। जो रेस पार्ट जो होता है, जो सिटाडल पार्ट होता है, उसी को एक्रोपोलिस कहा गया है, यहाँ के एक्सकवेटर ने कहा था। ठीक है, यहां पर हमें एक ऐसा वन ऑफ द स्ट्रीट्स was identified as स्ट्रीट बाजार, यानी कि बाजार जो लगते हैं उसके हमें एविडेंस यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कहां पर है? ये है लोथल में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो है इसका डॉकयार्ड, जिस चीज के लिए ये फेमस है। ठीक है, यहाँ पे एक मैराइन म्यूजियम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया हुआ है, जो कि कुछ टाइम में खुलने भी वाला है। डॉकयार्ड है, बर्न्ड ब्रिक्स से बना हुआ था, ये पूरा का पूरा बर्न्ड ब्रिक्स से बना हुआ है, जिसका जो आउटर साइड है इस डॉकयार्ड का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइट आ जाता है वो है धोलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी साइड है। कादिर आइलैंड, रन ऑफ कच्छ, कादिर आइलैंड, रन ऑफ कच्छ में है। ठीक है, यहां पर हमें सैंडस्टोन का लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन, लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे एक लाइमस्टोन का पिलर देखने को मिलता है। लाइमस्टोन पिलर, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है इसका, हाईली पॉलिश्ड सरफेस हमें देखने को मिलता है। और जिससे क्या पता चलता है कि अर्लियर हमारा ये नोशन हुआ करता था कि जो पिलर का जो कंसेप्ट था वो हम मानते थे कि 3rd सेंचुरी बीसीई में अशोक के साथ में जुड़ा हुआ था, मौर्यन एम्पायर के साथ में जुड़ा हुआ था। लेकिन इस एक डिस्कवरी ने 3rd सेंचुरी बीसीई से 3rd मिलेनियम बीसीई में हमारे आर्किटेक्चर के हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को पुश कर दिया है कि पिलर गढ़ने का जो क्षमता जो था वो हमारे पास इस टाइम से अवेलेबल है। और इस टाइम से हम जानते हैं, तो जो एक जब हम मॉडर्न एम्पायर को जब हम पढ़ेंगे, उसके आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, तो उसमें एक नोशन एक आता है, एक डिबेट आता है कि क्या जो पिलर जो ड्रॉ किए गए थे, जो पिलर जो बनाए गए थे अशोकन के जो पिलर्स थे, उनमें क्या पर्शियन इन्फ्लुएंस था, वो पर्शियन एम्पायर से इन्फ्लुएंस है। तो ये दिखाता है कि नहीं, इसके जो रूट्स हैं वो इंडिया में पहले से ही अवेलेबल थे। ठीक है, तो ये लाइमस्टोन पिलर का, इसको जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा हमें यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसे कि हमें याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इससे हम क्या समझते हैं, हर एक डिस्कवरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, ये ज्यादा जरूरी है। इस बार के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर ने इस चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। डिस्कवरी तो हुआ, जो भी डिस्कवरी हो रहे हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज अगर डेवलप अगर कहीं पे मिल रहा है, अगर कहीं पे अगर कॉपर अगर है, आप देख रहे हैं कि कॉपर से बनाए हुए कोई चीज है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास में मेटलर्जी का नॉलेज है। मेटलर्जी का नॉलेज है मतलब कहीं ना कहीं लोग ये बैठ के पढ़ते होंगे कि कोई ये समझ होगा कि कॉपर को कितने डिग्री पे मेल्ट किया जाएगा, कितना कहाँ पे नॉलेज होगा, या फिर ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल नोशन ही था। तो ये सारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, और होना भी चाहिए। जो अगर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस है वो तो आजकल ग्रुप सी एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे हैं।
तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम में बैठे हुए लोगों को डिफरेंस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। बाकी अदर चीजें तो ऑलरेडी विजिबल है ही। तो इसलिए अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ के अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझते भी जाना है, उसके सिग्निफिकेंस को समझना है कि उससे हम आखिर समझते क्या है। ठीक है, तो ये पहला जनरल फीचर्स ऑफ द मैच्योर हड़प्पन के पहले टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसिस्टेंस पैटर्न के ऊपर, यानी कि जो इसका दूसरा सब टॉपिक है। ठीक है।